तो हमारे चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स और उसका लेक्चर नंबर है 6 जिसको यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफी चीजें समझी थी और थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये देखा था कि किस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। हमने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। उसके बाद हमने आइसो बारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोचारिक प्रोसेस क्या होता है, हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जाना, हमने कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कहानी होती है उसके बारे में जाना। फिर हमने वर्क डन किया। तो हमने फिर आइसोथर्मल में फिर हमने रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जाना। तो अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और अगर उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस आता है, तो अगर उसमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला निकाला था कि फॉर्मूला आता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। और हमने जाना था कि वर्क डन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस मेटाबरी स्टेट पर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। हमने फिर उस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के उस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद हमने रिवर्सिबल के बाद हमने इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का केस देखा था। वहां हमने जाना था कि वर्क डन एक्सटर्नल क्या आता है, माइनस पी डेल वी के बराबर आता है और पी एक्सटर्नल को आप स्लाइटली पी टू बोल सकते हैं, फाइनल प्रेशर के बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको डेल वी का वैल्यू में डेल वी के टर्म्स को एक और टर्म्स में से डिफाइन कर सकते हैं, माइनस एनआरटी वन माइनस पी वन बाई टू एनआरटी वन माइनस पी वन बाई पी टू के टर्म्स में भी हम इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल और आइसोथर्मल दोनों की कहानी जानी। हमने जाना कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें हीट चेंज का एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसमें जो वर्क डन है वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। हमने ये भी जाना कि चेंज ऑफ इंटरनल की जो एनर्जी होती है वो एनसीवी डेल्टा टी के बराबर आती है और जो भी डेल एच है हीट ऑफ एंथैल्पी है वो आपकी एनसीपी डेल्टा टी के बराबर आती है। पॉइजन्स रेशो जाना सीपी अपॉन सीवी बराबर गामा होता है। हमने उसके बाद रिलेशन देखा कि आर अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू गामा माइनस वन होता है। हमने सीपी माइनस सीवी बराबर आर की टर्म्स को भी डिफाइन किया, अगर मोल्स वन है आइडल गैस है तो, लेकिन अगर एन मोल्स है आइडल गैस के तो सीपी माइनस सीवी बराबर एन आर होता है। हमने ये जाना। हमें एडियाबेटिक में रिवर्सिबल का वर्क डन आज हमें कैलकुलेट करना है और वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले हमने वहां पे एक और चीज देखी थी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या, अगर रिवर्सिबल कंडीशन है तो पीवी गामा माइनस पीवी गामा कांस्टेंट होता है, टी की पावर टीवी गामा कांस्टेंट होता है और पी वन माइनस गामा टी गामा कांस्टेंट होता है और ये सिर्फ एडियाबेटिक रिवर्सिबल में होता है। हमने जाना था कि अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है या आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। ये सारी कंडीशन, ये सारे केस अभी तक हमने अपने थर्मोडायनेमिक्स नामक चैप्टर में देखे हैं। अब हमने इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और उसको सबसे पहले कुछ क्वेश्चनों से करेंगे। तो कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस यहाँ पे करते जो होमवर्क में दिए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अ गैस एक्सपेंड है जो कि पिस्टन में एक्सपेंड हो रही है गैस, सिलेंडर डिवाइस फ्रॉम V1 से V2, V1 से V2 आपका गैस एक्सपेंड हो रहा है और बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय PV बराबर A प्लस BV। आपको PV का वैल्यू दिया है A प्लस BV, PV का वैल्यू दिया है A प्लस BV, इसका मतलब प्रेशर दिया है A बाय V प्लस B। यहां से साफ सीधा दिख रहा है प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं है और आपको इनिशियल वॉल्यूम V1 दिया है, फाइनल वॉल्यूम V2 दिया है। और क्या कह रहा है, द प्रोसेस बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय दिस, P का यूनिट दिया है, उसको कोई काम है नहीं यहाँ पे, A और B कांस्टेंट है, वर्क डन पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डीवी और बाहर माइनस तो लगता ही है क्योंकि माइनस वर्क डन बराबर माइनस P एक्सटर्नल डॉट डीवी होता है। P कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डीवी करेंगे और इनिशियल से फाइनल लिमिट लगा देंगे, माइनस बाहर कॉमन लिया और आपका P का वैल्यू है A बाय V प्लस B मल्टीप्लाई डीवी।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/v का इंटीग्रेशन होता है ln v, और लिमिट v2 से v1 माइनस बाहर, फिर b का करेंगे तो bv आ जाएगा, और इंटीग्रेशन v2 से v1। अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, और यहाँ आएगा हमारा v2 माइनस v1, और यहाँ आएगा माइनस। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला या वर्क डन का वैल्यू आ गया हमारा बी डेल वी बाहर माइनस बी डेल वी प्लस एल एन v2/v1। तो ये हमारा ऑप्शन जोन सा भी है, तो ये ऑप्शन बी में ऐसा कुछ दिया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। तो हमने देखा किस तरीके से इसको करना है। अगर वर्क डन कैलकुलेट की तो सबसे पहला हमने जब पढ़ा था टॉपिक तो वहीं समझा दिया था कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो उसके केस में इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी करके अपना जो है यहाँ पे आंसर आता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क involved W is an isothermal expansion of an n moles of an ideal gas from an initial pressure of P atm to final pressure of 1 atm in number of steps such that an every step the constant external pressure exactly 1 atm less than the initial pressure of gas is maintained in every step। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और इनिशियल प्रेशर ऑफ पी एटीएम टू फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। इनिशियल प्रेशर पी एटीएम है, फाइनल प्रेशर 1 एटीएम हुआ है, और नंबर ऑफ स्टेप सच दैट इन एवरी स्टेप द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर वाला जो प्रेशर है वो आंतरिक वाले प्रेशर से एक कम है हर स्टेप में, हमें ऐसा बोला गया है। क्योंकि फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर डिफाइन किया गया है तो अपन ने ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने जाना है क्या जाना, देखो ये कैसे पहचाना कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से हमेशा एक कम है। लेकिन रिवर्सिबल में क्या था कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमने वर्क डन कैलकुलेट करके बताया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन का फॉर्मूला आया था एन माइनस एन आर टी 1 माइनस पी 1 अपॉन पी 2 आया था। तो उसी से हम इसको करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चारों ऑप्शन लिखते हैं कि ऑप्शन कुछ बढ़िया है। गिर गया।
ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा हमसे वो पूछा है। अपन ने पढ़ा है कि वर्कडन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, माइनस एन आर टी 1 - P1/P2। क्योंकि फाइनल प्रेशर कितना दिया है, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 ATM इन नंबर ऑफ स्टेप। इनिशियल प्रेशर P है, इसका मतलब ऊपर P आएगा और नीचे की तरफ क्या आएगा, 1 आएगा। P2/P1 होता है। तो इनिशियल प्रेशर उसने 1 बोला है और फाइनल प्रेशर उसने P बोला है। तो डायरेक्ट हम, अगर ये शॉर्टकट है, हर तरफ नहीं लगेगा, यहाँ लग रहा है तो बता देते। शॉर्टकट क्या कहता है कि फाइनल प्रेशर 1 ATM हुआ तो 1 लिख दो, इनिशियल प्रेशर P है। अब क्या करो, कैलकुलेशन कर लो, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा। लेकिन तुम पाओगे कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। और जहां पर पुट करने से, क्योंकि ये वर्क डन 1 है, जब फर्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप पे हमने ये वर्क डन कैलकुलेट किया है फाइनल वाले स्टेप पर। तो आप जब यहाँ आई का वैल्यू 1 जिस स्टेट में रखोगे, तो जिस स्टेट में रखने पर ये आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। जैसे मैं आई का वैल्यू 1 यहाँ रखूं, तो ये क्या बन जाएगा, P+1 - 1 मतलब 0, तो 1/P आ गया। प्लस में अब इसको रखो, तो 1/P+1 - I, तो 1/P - 1, 1 - P, क्या है 1 - P+1, P से P कटा तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, ये शॉर्टकट नहीं लग रहा, इसमें हमें लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो लॉन्ग मेथड क्या है समझो इसे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, क्वेश्चन ने बोला कि एन स्टेप हो रहे हैं, एन स्टेप हो रहे हैं, लेकिन हर स्टेप में जो भी उसका इनिशियल प्रेशर था और जो फाइनल प्रेशर बन रहा, उससे एक कम हो रहा। जैसे वर्क डन 1 होगा, तो उसमें क्या लिखेंगे, अगर इनिशियल P है तो अब जो फाइनल होगा वो P-1 हो जाएगा, क्वेश्चन ने बोला है ऐसा। अब वर्क डन 2 में क्या हो जाएगा, एक इसमें से कम हो जाएगा, तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ऐसे ही धीरे 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 एंथ टाइम में क्या होगा, ऊपर का प्रेशर 1 हो जाए, तो नीचे के प्रेशर में क्या होना पड़ेगा, 2। तभी तो इसमें से एक करने पर ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर से एक कम है, तो जब फाइनल स्टेट आएगी तो जो फाइनल प्रेशर है वो 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इनिशियल प्रेशर को 2 होना पड़ेगा। तो अब हम सभी वर्कडन को जोड़ देंगे, तो वर्कडन 1 प्लस वर्कडन 2 प्लस डॉट डॉट, सबको वर्कडन को जोड़ेंगे, तो माइनस एनआरटी तो बाहर से कॉमन आ जाएगा। और बात रही 1 1 1 1 1 1 की, तो 1 1 तो कॉन्स्टेंट है, इसको एन लिख दिया, एन टाइम 1 आ जाएगा। और ये पी, अब यहां से क्या आ जाएगा, P-1 P-2 P-B, तो 40 से माइनस बाहर कॉमन लेके P-1/P प्लस P-2/P-1 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट डॉट कर करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन आ गया, मतलब ये हमारा टोटल वर्क डन आ गया। लेकिन ये आंसर तो दिया ही नहीं है, आंसर तो कुछ और ही कह रहा है। तो क्योंकि आंसर कुछ और कह रहा है तो हमें यहाँ पे पुटिंग करना पड़ेगा। वन, चूंकि यहाँ एन था तो मुझे यहाँ पे कुछ और डिजिट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ के बोल देता हूँ, के टाइम मेरा 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू के बार आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं आई का वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/P बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पहला वैल्यू P-1/P। यहां अगर मैं रखता हूं P-1 का वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, यहाँ P+1 आएगा। -P,
वन से वन कटा, यहाँ जाएगा अपना 1/2p। स्टे किया है क्या कभी? तो ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूं तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, और पी से पी कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/p। यहाँ क्या आ जाएगा -nRT 1/p। यहाँ से फिर से लेता हूं एलसीएम में, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 1/p-1। यहाँ क्या बच रहा है हमारा 1/p-1। तो अगर अगले वाले स्टेप में जाऊं और फिर से ये लेता हूं तो फिर से क्या आता है 1/p-2। सबसे लास्ट में क्या हो रहा है 1/2। तो अब चेक करो कि पहला ऑप्शन जहां p आ रहा है, जहां पहला ऑप्शन p-1 आ रहा है, जहां पहला ऑप्शन p-2 आ रहा है, वो अपना इसका आंसर माना जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। अगर i का वैल्यू 1 यहाँ रखता हूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा ये i का वैल्यू मैंने 1 रखा, ये मेरा 1/p बन जाएगा, 1/p बन गया। अगर i का वैल्यू क्या रखूं 2 रखता हूं, 1 फिर रखेंगे 2, तो क्या बन जाएगा p-1, p-1। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। तो समझते हैं एक बार फिर से इसको कैसे किया हमने। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है -nRT 1 - P2/P1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर में 1 का डिफरेंस है। मतलब अगर इनिशियल प्रेशर 2 है तो फाइनल प्रेशर 1 होगा। तो चूंकि हर स्टेट की बात कर रहा है, एन स्टेप में आपका ये टोटल हुआ है, तो पहले स्टेप में क्या होगा -nRT 1 - P2/P1। तो P2 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर P था तो अब उसमें से 1 कम हो जाएगा तो P-1 हो जाएगा। अब दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा P - P+1, P से P कटा तो वर्क डन 1 आ जाएगा -nRT 1/P। ऐसे ही सेकंड वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो एक और कम हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से भी एक और कम हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/P-1। ऐसे ही वर्क डन जब तीसरा कैलकुलेट किया तो आंसर आएगा -nRT 1/P-2। अब मैंने सभी वर्क डन को जोड़ा तो -nRT सब में से कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा 1/P + 1/P-1 + 1/P-2 प्लस डॉट डॉट 1/2। तो ऐसा ऑप्शन जहां जहां ये चीज बनती हुई नजर आ रही है वो अपना आंसर होगा। अब वो कैसे चेक करेंगे, i बराबर 1, कभी भी सिग्मा के अंदर ये सब आता है उसका मतलब होता है कि आपको आंसर प्लस में लिखना है। i बराबर 1 से यहां तक जाना है, इसका मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 वगैरह वगैरह, और जो भी आंसर आते रहेंगे उसको प्लस में लिखना होता है। सिग्मा का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब पहले 1 रखेंगे तो 1/P आया, फिर मैं 2 रखूंगा तो 1/P-1 आता है और बीच में प्लस, फिर मैं 3 रखूंगा 3 रखूंगा तो प्लस में 1/P-2 आता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो -nRT यहाँ भी है और यहाँ क्या बन रहा है 1/P 1/P-1 प्लस 1/P-2 जो कि इसके बराबर है। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया -nRT इज माई आंसर। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से किया, काफी इजी, और इजी नहीं थोड़ा लॉजिकल और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.2 ग्राम आपने नाइट्रस ऑक्साइड लिया है, N2O का वैल्यू है 2.2 ग्राम। कूल्ड किया है कांस्टेंट प्रेशर पर 1 atm 310 केल्विन से 270 केल्विन तक। अब हम कंप्रेशन कर रहे हैं, आप टेम्परेचर घटा रहे तो कंप्रेस कर रहे हैं, और कितना लीटर कंप्रेस कर रहे हो 217.1 ml से कर रहे हैं 167.75 ml। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस डेल्टा यू का वैल्यू पूछा है, और क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है एटॉमिक मास एन का 14 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है, और हमें मोलर हीट कैपेसिटी दी है N2O के लिए। कितनी है मोलर हीट कैपेसिटी, सीवी का वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर पर बोला है तो इसका मतलब ये सीपी है। सीवी का वैल्यू में कितना दिया है, ये 100 जूल पर केल्विन मोल।
डेल्टा यू बराबर क्या होता है? अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हम पढ़ के आए हैं। और एट ए कांस्टेंट प्रेशर जो क्यू होता है वो हीट ऑफ एंथैल्पी के बराबर होता है। इसका मतलब क्यू बराबर आ जाएगा एनसीपी डेल्टा टी। सीपी का वैल्यू दिया है, डेल्टा टी कैलकुलेट करके डेल्टा टी भी दिया है, माइनस करेंगे डेल्टा टी आ जाएगा। लेकिन मोल्स नहीं दिए हैं, तो मोल्स निकालना जानते हैं। मोल्स बराबर गिवन वेट बटा डिवाइडेड वेट, तो मोल्स भी आ जाएगा, तो वहां से अपना क्यू निकल जाएगा। बात रही किसकी? वर्क डन की। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। क्योंकि पी एक्सटर्नल 1 एटीएम दिया है, और अपने डेल्टा वी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के वॉल्यूम भी दिए हैं। तो सब वैल्यू दिया है, खाली आंसर डालना है और अपना यहां से आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन वेट, मोलर मास 28 और 16 44। कितना आ गया मोलर मास? 1/20। एन का वैल्यू आ गया। तो हम डेल्टा एच मतलब क्यू निकाल लेते हैं, जो कि एनसीपी डेल्टा टी के बराबर है। एन का मोल्स ये आ गया। सीपी का वैल्यू 100 है। हमेशा याद रखेंगे कभी भी डिफरेंस निकालते हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो सेम ही आता है। 310 में 270 गया तो 40 आया। 20 पंजे 100, तो हीट ऑफ चेंज का वैल्यू आ गया 200 जूल आ गया, और क्या आ गया। अब हम निकालते हैं अपना वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डेल वी। तो प्रेशर कितना दिया है? 1 एटीएम। डेल वी, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 217 में से इतना घटाना है। $49.35 ml आ जाएगा। सही है ये। 49.35, 5 5 10 10 से 11 216 से 4 5 5 6 है। अच्छा 4 10 10 और 11 और 1 2, ठीक है। तो कितना आ गया? 49.35। लेकिन ये किसमें है? एमएल में। हम जानते हैं जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो एसआई यूनिट में करेंगे। वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और जूल क्या होता है? जूल बराबर क्या होता है अपना? पास्कल मीटर, या 101.3 एटीएम लीटर। क्योंकि ये एटीएम में है और ये एमएल में है, तो ये जूल तो आएगा नहीं। सबसे पहले एमएल को लीटर में चेंज करेंगे, इसका मतलब 1000 से भाग करेंगे। अब चूंकि ये जूल में नहीं आएगा, ये एटीएम लीटर में आएगा, तो एटीएम लीटर को जूल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 101.3 से। 101.3 से भाग कर देंगे। अब हम एक काम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसको लाइटली 50 लिख सकते हैं। लगभग 50 बोल दिया मैंने इसको, और इसको मैंने बोल दिया लगभग 100। ठीक ही कर रहे हैं। तो ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन हो जाए, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। फिर भी इसको हम 49.5 बोल देते हैं, और इसको 101 बोल देते हैं। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 इससे भाग करते हैं, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 5.0। अब 5.0 कितना होता है? 5 जूल। वर्क डन माइनस पी डेल वी होता है, इसका मतलब वर्क डन अपना आ गया -5 जूल। अब है बचा ही क्या है? अब भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू बराबर क्या आ गया? डेल्टा एच अपना 200 जूल आया, प्लस का 200 जूल, माइनस में 5। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का अपना आंसर आ गया 195 जूल। कभी भी इतना तगड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, हमेशा हल्का हल्का अप्रोक्सीमेशन लेंगे। मैंने हल्का हल्का अप्रोक्सीमेशन माना 49.5, तो मेरा आंसर सही है। अगर मैं 50 मानता तो मेरे आंसर में कुछ गड़बड़ी होती। इस तरीके से हमने स्लाइटली अपने आंसर को कर लिया। और अपना एक और होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया।
खाली कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। अब हमने कल क्या पढ़ा था, हमने एक्सपेंशन पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, गामा टाइम्स ग्राफ हमने देखा था, एडियाबैटिक का ग्राफ गामा टाइम ज्यादा होता है, अगर एक्सपेंशन में होगा तो ज्यादा ढलान ज्यादा एडियाबैटिक, मोर गामा मोर ढलान मोर एडियाबैटिक, लेस टेम्परेचर। अगर कंप्रेशन का केस है तो मोर चढ़ाई मोर टेम्परेचर मोर गामा। ये सब कहानी हमने एडियाबैटिक के केस में देखी थी। तो हमने कल तक ये पढ़ लिया था कि भैया क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे और उन होमवर्क क्वेश्चन का चलो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेते हैं। जी पेपर में तो आएंगे क्वेश्चन ही, थ्योरी तो नहीं आएगी। थ्योरी स्टेटमेंट में आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, और थ्योरी हमने जितनी थी अपनी पढ़ ली है। तो देखो क्वेश्चन कर्व वाला है और कर्व वाला क्वेश्चन है तो काफी इजी ही क्वेश्चन है। अगर होमवर्क किया होगा तो टेलीग्राम चैनल पे वहां पे क्वेश्चन था इनका। तो ये कहानी है, कांस्टेंट प्रेशर पर है, दोनों को तीनों का प्रेशर कांस्टेंट है, इसका भी P2 है, इसका भी P2 है और इसका भी P2 है, ठीक है। और एक्सपेंशन हो रहा है, तीर नीचे मतलब गैस फैल रही है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। और ये P2 है, अपन इसे P2 बोल देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपको आइसोथर्मल एडियाबैटिक कर्व दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कर्व भी आइसोथर्मल है, क्या कर्व भी आइसोथर्मल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ज्यादा चढ़ाई ज्यादा ढलान किसमें है? सी वाले में, सी वाले में ढलान ज्यादा है और ए वाले में सबसे कम ढलान है, तो इसलिए ए अपना हो जाएगा आइसोथर्मल और ये दोनों हो जाएंगे एडियाबैटिक। बाकी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बी वाला कर्व आपका डाया एटॉमिक है तो सी वाला कर्व मोनो एटॉमिक होगा। क्वेश्चन सी क्या कह रहा है कि भैया अगर बी डाया एटॉमिक है तो सी मोनो एटॉमिक होगा, ढलान ज्यादा इसमें है, मोर ढलान मोर गामा, गामा मोनो का ज्यादा होता है कि डाया का? मोनो एटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है, इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस के लिए ढलान ज्यादा होनी चाहिए, तो सी वाले में ढलान ज्यादा है, इसका मतलब सी वाला मोनो एटॉमिक हो सकता है। क्योंकि बी डाया है तो सी वाला मोना होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ढलान ज्यादा सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है और ऑप्शन नंबर कि ये आइसो ये एडियाबैटिक है, ये थर्मल है, ये वाला भी सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो कि हम कर सकते थे और उन सबका डिस्कशन हमने कर लिया था। आइए आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हम एडियाबैटिक प्रोसेस में ही चलेंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस में आज हम वर्क डन कैलकुलेट करना जाएंगे। वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कल तो हमने देखा था कि पीवी गामा का संबंध क्या है। बाकी वर्क डन कैलकुलेट करने का केवल एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, और वो किसके बराबर आया था? एनसीवी डेल्टा टी के, तो एनसीवी डेल्टा टी ही अपना इसका आंसर होगा। लेकिन हम इसमें कुछ वेरिएशन लाएंगे, हम एक और नया फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हमारे आंसर और अच्छे तरीके से हो जाए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में अब हम स्टार्टिंग करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए वर्क डन कैलकुलेशन। तो हमने पढ़ा था वर्क डन बराबर क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। अब हमने एक और रिलेशन जाना है, क्या कि आर अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू सीवी होता है, या आर अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा माइनस वन। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, सीवी की जगह ये लिख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन को बाहर ही रखते हैं, चलिए एन आर टी टू अपॉन एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस। अब आप देखिए पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? पी वन के, टू है तो टू के, और ये पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन के। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, कभी भी एडियाबैटिक वर्कडन की बात होगी तब आप वर्कडन का फॉर्मूला और क्या याद कर सकते हैं? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन, या फिर एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। और
क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो इसमें भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप पी और वी फाइंड करने के लिए इनमें से किसी भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। पी वी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, टी वी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, पी वन माइनस गामा टी गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो पी और टी कैलकुलेट करने के लिए आप इन सभी का सहारा ले सकते हैं वर्क डन रिवर्सिबल के केस में। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तब भी फॉर्मूला क्या रहेगा आपको, यही रहेगा एनसीबी डेल्टा टी या फिर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। लेकिन अब आप इनमें से किसी का भी यूज नहीं कर सकते। तो मान लो अगर कोई वेरिएबल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने एक और फॉर्मूला बना तो रखा है, कौन सा, एन आर टी वर्क डन एक्सटर्नल और पी एक्सटर्नल की जगह माइनस एन आर टी आता है, ठीक है। और तो हमने बना रखा है एन आर, फिर यहाँ पे टी टू अपॉन पी वन ऐसा करके हमने बना रखा है, टी टू अपॉन में यहाँ जो भी आएगा टी वन अपॉन पी वन, तो ऐसे करके हमने जो फॉर्मूला बना रखा है उस फॉर्मूले को इसके बराबर कर देंगे और अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक को चाहे रिवर्सिबल एडियाबेटिक को दोनों ही केस में अपन ने वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लिया है, और कैसे करना है कैलकुलेशन वो भी हमने सीख लिया है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज क्वेश्चन, क्वेश्चन ना करे तो फूल, रूल। ये तो मिट ही ना रहा। चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं, कुछ कारणों से आधी क्लास कैंसिल लेते हैं, जितना पढ़ा उतना रिवाइज करेंगे और आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। तब तक ये टाटा बाय बाय।